सो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोरम फॉर IT JEE एंड AIPNT। सो दोस्तों, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर देख रहे थे। लगभग दो लेक्चर पढ़ लिया था हम लोगों ने, और अभी ये थर्ड लेक्चर में इंटर कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की थी, और अब इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करें। तो देखें, अगर हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करना चाहें अगर, है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्चुअली है क्या। आप सब लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन। ठीक है, जैसे कि आप इमेजिन करें, अगर मैं आपको एक प्लेन दूं, है ना, कोई भी एक प्लेन सरफेस आप सोच लें। ये प्लेन सरफेस पे आप यूं सोचें कि इस प्लेन सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल, कोई कण अगर मूव कर रहा है, इस पे कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो उस खास पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि बताएं कि अगर एक पॉइंट मान लूं यहाँ पे, तो ये पॉइंट कितनी दूर है, कैसे बताएंगे आप बताएंगे कि जो पॉइंट है वो इस लाइन से एक खास ऊंचाई पे है, इस लाइन से एक खास दूरी पर है ना। तो इस लाइन से और इस लाइन से जो आप दूरी बताएंगे, इसी को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये दोनों जो प्लेन था आपका, ये दो परपेंडिकुलर लाइन को हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया आपने एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको बोल दिया आपने वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के बारे में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वाई वाला एक्सिस से ये पॉइंट इतनी दूरी पर है ना, और एक्स वाले एक्सिस से ये पॉइंट इतनी ऊंचाई पर है ना। तो ये दूरी यहाँ पे हुआ, तब बताएं ये डायरेक्शन कौन सी है। ये लाइन देखेंगे आप तो आप कहेंगे इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये जो दूरी है, इस दूरी को इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाएगा, और इस दूरी को इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। मतलब इसे आप कहेंगे एक्स, इसे आप कहेंगे वाई। तो ये पॉइंट के बारे में कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपका हो गया 4,6। समझ गए आप लोग कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे किसी भी पॉइंट का पोजीशन। तो ये देखा हम लोगों ने, किसी भी पॉइंट का पोजीशन एक प्लेन में। आप कहेंगे मान लेंगे अगर हमारे कमरे की फर्श पर अगर एक चींटी, एक एंट मूव कर रही है ना, तो पार्टिकल किस समय पे, किस दूरी पर है, किस जगह पर है, उसका लोकेशन पता करने के लिए आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। यह है 2 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ज्यादातर केस में यही हम लोग पढ़ते हैं। यह है प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो आप समझ गए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, है ना। वैसे ही मैं कहना चाहूं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, पोजीशन इन स्पेस। जैसे इमेजिन करें आपके कमरे में एक मॉस्किटो, एक मच्छर उड़ रहा है, तो किस समय पे वो कण, वो मच्छर किस जगह पर है, अगर आपको ये पता करना है तो आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या आपका हो गया, ये है 2D ज्योमेट्री। ये क्या बोलेंगे, प्लेन ज्योमेट्री या 2D ज्योमेट्री। ठीक है, अब बात करूं मैं आपसे 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, तो देखें आप, चूंकि 3D स्पेस की बात है, एक वॉल्यूम की बात है, आप कमरे में जो आपकी हवा भरी है उसकी बात है, तो ऑब्वियसली बोर्ड पर डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आपको इमेजिनेशन पावर की आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा कि इमेजिन कर लीजिए कि आपके सामने एक क्यूब है, आपके सामने एक क्या है, क्यूब है ना। तो अगर आपके सामने एक क्यूब है इस तरह से, इस क्यूब के एक कोने को, इस कोने को मैंने मान लिया क्या, ओरिजिन। ये आपका हो गया ओरिजिन। अब मैंने कहा ऐसे, ये आपका है एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका है वाई कोऑर्डिनेट, और ये क्या है आपका जेड कोऑर्डिनेट। जिसे मैंने आपको यूं दिखाया है वो वास्तविकता में ऐसे नहीं है। वो कैसे है,
इस बोर्ड के प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर उठता हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मिडिल फिंगर को आप इस पोजीशन में x कहेंगे, फर्स्ट फिंगर को y कहेंगे और थंब को आप z कहेंगे। तो इस स्थिति में ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। इसको मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका थंब z एक्सिस। ठीक है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में x, y और z हो गया। तो अब सोचें कि अगर आपके इस कमरे में किसी पॉइंट के बारे में बतानी आपको हो तो कैसे कहेंगे आप कहेंगे कि पॉइंट है तो इस जमीन से इतनी ऊंचाई पर है, उस सामने की दीवार से इतनी दूरी पर है और इस सामने की दीवार से इतनी दूरी पर है। इसका मतलब इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए आपको 3 प्लेन की जरूरत पड़ी, एक ग्राउंड की, एक इस वाल की और एक सामने की दीवार की। तो सामने की दीवार की, इस तरफ की दीवार की और जमीन से ऊंचाई, इसका मतलब इसमें कितने होंगे पॉइंट्स? तो आप कहेंगे इस पॉइंट में 3 एक्सिस की हमें जरूरत पड़ी, इसलिए हमने कहा इसको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो अब इमेजिन करें कि अब अगर यहाँ कोई पॉइंट लिया जाए तो कहेंगे इस पॉइंट के लिए, अभी इस पॉइंट के लिए अगर बताना हमें क्या कोऑर्डिनेट है ना, तो अगर आपने कहा x z प्लेन तो देखें ये है x और ये है z, इसका मतलब ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन, ये पूरा प्लेन एक ही है ना। तो इस वाले पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे आप कहेंगे इस वाले प्लेन से ये इतनी ऊंचाई पर है ना। तो बताइए ये कौन से डायरेक्शन में है? तो आप कहेंगे तो वाई डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये इसका हो गया वाई कोऑर्डिनेट, समझे? उसी तरह से आप देखें कि अगर आप कहेंगे तो एक प्लेन ये भी हो सकता है आपका, बताइए कौन सा प्लेन है? तो इसमें कहेंगे आपने y है और z है, इसका मतलब ये yz प्लेन है। तो इस प्लेन से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है? तो आप कहेंगे ये वाली दूरी पर है। तो अगर ये वाली दूरी पे है तो बताएं ये लाइन किस डायरेक्शन में है? तो ये x डायरेक्शन में है, तो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, वैसे ही आप देखें एक और प्लेन बोल सकते हैं आप, कौन सा? तो कहेंगे इसके पीछे वाला xy प्लेन। ये जो आपका प्लेन हुआ, ये जो आपका प्लेन हुआ, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। इसमें कौन सा आया एक्सिस? तो कहेंगे ये आया एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कहेंगे ये वाला पॉइंट उस वाले प्लेन से देखिए इतनी ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई है उसकी ऊपर की तरफ है नहीं। तो ये जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में है? पैरेलल टू जेड एक्सिस है। तो ये जो लाइन हो गई आपकी, ये क्या हो गया? इसका जेड हो गया कोऑर्डिनेट, समझ गए? तो इस तरह से इस वाले पॉइंट के बारे में आप क्या कहेंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, समझ गए? तो मेरे ख्याल से आप लोग ये 2D ज्योमेट्री हो गया और ये जो वाला क्या हो गया? 3D ज्योमेट्री। आप ये दोनों चीजों को समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट का वाकई में सेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। ये पॉइंट समझ गए आप लोग? तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा कोऑर्डिनेट में पॉइंट अगर आप समझ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक प्लेन में या स्पेस में हम कोई 2 पॉइंट भी ले सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर आप कोई 2 पॉइंट चूज कर रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच में आखिर हम दूरी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपको मैं सिंपल पहले प्लेन में समझाता हूँ, 2D में समझाता हूँ। तो ये मान ले फिर से आप x एक्सिस, ये मान ले फिर से आप y एक्सिस। ठीक है, आपने कहा कि मैंने एक पॉइंट का यहाँ चुनाव किया है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है, 2, 3, 3, 5 कुछ भी कर सकते हो आप, आपका x1, y1 है। उसी तरह से अगर मैंने कहा कि इस पे एक और पॉइंट लें, आप यहाँ एक पॉइंट लें, ठीक है, और क्या कहेंगे इसको x2, y2। ठीक है, तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है तो क्या कहेंगे आप कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहां से लेके यहां तक, यही इनके बीच की दूरी है s। ठीक है, तो अगर मुझे दूरी निकालनी है ना, तो हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, गौर करें। तो देखें x1, y1 आप सोचें तो आप कहेंगे यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो क्या है? x1 है। उसी तरह से यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है? x2 है। तो अब बताएं अगर ये x1 है, ये अगर
x2 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दूरी क्या होनी चाहिए? ये दूरी क्या होनी चाहिए बताएं आप। तो आप कहेंगे ये होना चाहिए x2 माइनस x1 होना चाहिए ना। आगे देखिए, अब आप कहेंगे कि इस वाली ऊंचाई को क्या कहेंगे आप कहेंगे y1 है ये। इस वाली ऊंचाई को क्या कहेंगे आप? y2 कहेंगे इसको आप, है। तो अगर ये y1 है और अगर ये y2 है तो आप बताएं कि ये लाइन की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये लाइन की लंबाई कितनी होगी बोलिए? y2 माइनस y1, ठीक है। तो इस तरह से अभी आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है ना। तो क्या आप हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये आप देख चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका नहीं। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका और मैं आपसे पूछूं कि आपका परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? जानते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो कहेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है। तो बेस का स्क्वायर मैंने लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का लिखा मैंने y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। यही आपका क्या है? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो पॉइंट के बीच की हम दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा अभी, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम 3 डायमेंशनल में भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आप ये एक पॉइंट लें, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, x1, y1, z1। और एक दूसरा पॉइंट है, ये क्या है? x2, y2, z2। और मैं कहूं कि मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया r। तो आप कहेंगे इस डिस्टेंस r को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला कॉन्सेप्ट ही वहां इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ क्या था, कौन बताइए कॉन्सेप्ट? तो कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x डिफरेंस ऑफ y। तो वहां डिफरेंस ऑफ x डिफरेंस ऑफ y डिफरेंस ऑफ z तीनों आ जाएगा आपका। तो कैसे लिखेंगे? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इन सभी को आप ऐड कर दें तो इस तरह से आपका इन दोनों पॉइंट की दूरी निकल गई। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीख गए इस तरह से, ठीक है। पॉइंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं तो दिमाग में आती है लाइन, ठीक है। तो लाइन की बात हम करें तो कैसे करें देखा जाए। तो चले हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें, है ना। तो आखिर मन में ये सवाल आखिर आया क्यों कि लाइन के बारे में क्यों बात करें। तो चलिए अगर मैं आपको कहूं कि स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचें, कोई भी आप स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर सोचते हैं तो आप कहेंगे अगर मैं ये x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊं, है ना, एक प्लेन बनाऊं, है ना, और इस प्लेन में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं, है ना, तो आप इसमें कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप कहेंगे अगर कोई एक पॉइंट भी अगर आप चुन लेते हैं तो इस पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे लाइंस पॉसिबल हैं। और अगर बहुत सारे लाइंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे आखिर इन तीनों लाइन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। तो इन तीनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है ना। तो आप कहेंगे इन तीनों पॉइंट गौर से देखें अगर तो मुझे दिख रहा है कि ये y एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो y एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इनका अलग अलग इंटरसेप्ट है ना। इस ऊंचाई को बोलते हैं क्या हम लोग? इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हाइट को क्या बोलेंगे आप? जहां लाइन कट करेगी उसे क्या कहेंगे आप? इसे आप कहेंगे इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग क्या? C। वैसे ही आप देखें तो कहेंगे इन तीनों लाइंस में क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस? तो कहेंगे एक तो दिख रहा है इंटरसेप्ट, दूसरी बात क्या दिख रही है आपको? तो आप कहेंगे ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन क्या ये दोनों है? नहीं, इनका x एक्सिस से झुकाव इंक्लाइनेशन अलग अलग है।
तो अगर इनका एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन अलग अलग है तो उस इंक्लाइनेशन से जुड़े हुए टर्म को हम लोग कहते हैं क्या, स्लोप। ठीक है, तो आप कहेंगे इन तीनों लाइंस में जो अलग अलग चीज है वो क्या है, उनका स्लोप है। ठीक है, तो अब स्लोप की बात करें हम लोग। ठीक है, तो यूजुअली हम स्लोप को यही बोलते हैं क्या, tan थीटा। स्लोप इज tan थीटा। स्लोप क्या होता है, तो आप कहेंगे स्लोप होता है tan थीटा। ठीक है, लेकिन अब बात है थीटा कहां से आया, तो आप कहेंगे जब भी कोई एक्स एक्सिस हो और इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हुआ कोई लाइन हो, इस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या है, थीटा। ठीक है, तो इस थीटा के साथ जब tan लगा देंगे तो आप कहेंगे इस लाइन का ये स्लोप हो गया। ठीक है, और इस स्लोप का सिंबल बना क्या, m। समझ गए आप लोग। तो ये स्लोप अगर हमारा m है, ये अगर हमारा इंटरसेप्ट c है ना। ठीक है, तो अगर इन तीनों लाइंस को अगर मैं कहूं कि इन लाइनों पे गौर करें तो क्या कहेंगे आप कहेंगे ये लाइन जो है लाइन 1, ये लाइन कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप कहेंगे लाइन 1 के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना। थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री है, इसका मतलब इसका स्लोप जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, tan 0 होना चाहिए, राइट ना। अब आप कहेंगे ये लाइन नंबर 2 है। लाइन नंबर 2 देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप कि एक्स वाले एक्सिस से ये दूर जा रहा है, उठ रहा ऊपर की ओर, है। तो ऊपर उठते हुए लाइन में अभी आप एंगल देखना चाहें तो आप कहेंगे एंगल ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से ये छोटा है ना। तो आप कहेंगे लाइन नंबर 2 के लिए थीटा जो हमारा है वो 90 डिग्री से कम है और एंगल ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसी डायरेक्शन में एंगल बनेगा ऐसे, है ना। इसका मतलब अभी वाले में अगर हम tan थीटा करें तो आप कहेंगे m2 की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इस लाइन का स्लोप कैसा हुआ, पॉजिटिव स्लोप हुआ। ठीक है, अब अगर हम इस थर्ड नंबर लाइन की बात करें तो आप क्या कहेंगे आप, ये लाइन लगातार एक्स एक्सिस के पास आ रही है ना, और इस लाइन का अगर हम इससे एंगल देखें, है ना, तो इस वाले से क्या ऐसा एंटी क्लॉकवाइज बोल पाएंगे एंगल, आप नहीं बोल पाएंगे ना। आप क्या बोलेंगे कि लाइन आगे जाएगी, इसको अगर लाऊंगा नीचे में तो लाइन एक्स एक्स के नीचे भाग गया, और अगर एंगल नापना चाहेंगे तो आप कैसे कहेंगे, नीचे की तरफ एंगल बनेगा इस बार, है ना, इस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन आएगा। इसका मतलब 3 नंबर जो लाइन बना आपका, इसका जो एंगल है थीटा वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ एंगल है ना। इसमें हमारा ये लाइन देखें आप तो कहेंगे ये लाइन इस एक्स एक्सिस को यू कट कर रही है ना, नीचे की तरफ एंगल आएगा ना, देख रहे हैं आप। तो इसको अगर आपने कहा है पॉजिटिव तो ये एंगल नेगेटिव होना चाहिए ना। तो इस कंडीशन में m3 जो आएगा वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब तक आप समझ चुके हैं कि जीरो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है। तो बताएं जीरो स्लोप किसे कहेंगे आप, तो कहेंगे अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप 0 बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर उठती जाएगी तो उसका स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर उठती हुई लाइन पॉजिटिव स्लोप, नीचे गिरती हुई लाइन नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो अब तक समझ चुके हैं आप इंटरसेप्ट का मीनिंग और स्लोप का मीनिंग। ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि कोई भी लाइन अगर हम बराबर स्लोप बोलें, है ना, तो इक्वल स्लोप में भी अलग अलग इंटरसेप्ट हो सकता है ना। सोचें आप, क्या अगर एक लाइन ऐसे बनाया आपने, अगर एक और लाइन में ऐसे बना दूं तो कहेंगे ना ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनका स्लोप बराबर है लेकिन इनका इंटरसेप्ट डिफरेंट है ना। इसका मतलब ये बराबर स्लोप की लाइन है लेकिन इनका इंटरसेप्ट अलग है। ठीक है ना, इसका मतलब अलग लाइन है। वैसे ही अगर मैं कहूं कि यही हमारा इंटरसेप्ट है, यहीं से पास करता हुआ और कोई लाइन, तो क्या कहेंगे, इन दोनों लाइन का इंटरसेप्ट इक्वल है लेकिन इन दोनों लाइन का स्लोप डिफरेंट है ना। इसका मतलब एवरी यूनिक लाइन हैज अ यूनिक स्लोप एंड अ यूनिक इंटरसेप्ट, राइट है। तो फिर अगर हम किसी स्पेशल लाइन की बात करें तो स्पेशल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो अगर हम लिखें हम क्या, जनरल
जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोई स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन, ठीक है, तो भाई जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जनरल इक्वेशन का मीनिंग क्या है पहले समझे हम लोग। तो अगर मैं कहूं उससे आपको, अगर मैं फिर से कहूं आपको कि फिर से आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, है ना, और जो आपने अभी एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इस एक्सिस पे, इस प्लेन पे अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो आप कहेंगे चलो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो बताएं जो आपने लाइंस बनाया है क्या इस लाइन पे इस एक्स वाई प्लेन के सारे पॉइंट आ रहे हैं? तो कहेंगे नहीं, कुछ खास पॉइंट आ रहे हैं। कहेंगे ये पॉइंट आ रहा है, 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 लेकिन क्या ये पॉइंट आ रहा है? आंसर इज नो। इसका मतलब ये सब पॉइंट इन सब पॉइंट से डिफरेंट है ना। तो ये सब पॉइंट में कोई ना कोई खास बात तो होगी, है ना। तो कहेंगे उनमें जो खास बात है उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो एक खास संबंध है वही कहेंगे जनरल इक्वेशन। समझ गए ना। तो जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन पे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, उस लाइन पे आने वाले जितने सारे पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स में कुछ खास बात होती है, उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में जो एक स्पेशल रिलेशन है वही रिलेशन कहलाता है क्या? हमारा जनरल इक्वेशन। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में जो जनरल इक्वेशन कहा जाता है वो कहा जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m क्या है? तो आप कहेंगे यहां से लाइन आगे बढ़ी, x एक्सिस को यहां कट की, ये एंगल हमारा अगर थीटा है तो दिस m इज tan थीटा। ये m क्या है? tan थीटा है। और बताएं कि c क्या है? तो आप कहेंगे y एक्सिस को जितनी ऊंचे पे एक कट किया है वही हमारा इंटरसेप्ट c है, यही हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी है। समझ गए आप? तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? आप सीधे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें। कंपेयर करके आप क्या पाएंगे कि m जहां लिखा है वहां m कितना है बताएं? 1 है, और c कितना है बताएं? तो आप कहेंगे 4 है ना। m1 का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे m1 का मतलब हो गया tan थीटा। tan थीटा हमारा 1 हो गया, इसका मतलब एंगल कितना हो गया? तो आप कहेंगे एंगल हमारा हो गया 45 डिग्री। तो फिर अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस यू बनाते हैं, है ना, तो x y u बना करके आप इस y पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ऐसे कोई पॉइंट मार्क कर दें, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया? C इंटरसेप्ट। ठीक है, और एंगल कितना आपका है? 45 डिग्री। तो यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन यू ड्रॉ कर लूं तो कहेंगे ये x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो यहां से 45 डिग्री एंगल पे ऐसा लाइन बनाएंगे, 45 डिग्री एंगल पे यूं लाइन बनाएंगे, तो यही हमारा क्या हो गया? ये खास लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है ना, बात समझ गए। और दूसरा एग्जांपल देखें हम लोग, जैसे कि मैं कहूं दूसरा एग्जांपल, ये था एग्जांपल नंबर 1 और ये चलो एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, मैं कहूं आपको चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ऐसा इक्वेशन है आपके सामने। क्या करेंगे आप? वो तो ऐसा था, ये तो अलग है ना। तो पहले इस चीज को उसके जैसा कन्वर्ट करें। यहाँ पे क्या दिख रहा है? y। तो आप कहेंगे 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, या कहेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3x, या कहेंगे y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 2। तो अब देख सकते हैं आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसा हो गया ना। तो अब दोनों कंपेयर करें आप तो बताएं m की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? -2/3, राइट ना। और बताएं c की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? आपको 2 दिख रही होगी c की वैल्यू, राइट ना। इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप कैसा है? नेगेटिव
है ना। ये स्लोप अगर नेगेटिव है तो बताएं ये लाइन नीचे जा रही होगी या ऊपर जा रही होगी? नेगेटिव है तो नीचे आ रही होगी, ठीक है ना। सी इंटरसेप्ट 2 है, इसका मतलब बताएं ओरिजिन से ऊपर कट किया कि नीचे कट किया है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव है ना, तो ऊपर कट किया है। इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस अगर आप यू बनाएं और कहें यहाँ कट कर रहा है, 2 ऊपर कट किया, ये यूनिट हो गया हमारा 2, और एंगल कैसा है? नेगेटिव, नीचे आता हुआ ना, तो कहेंगे नीचे आता हुआ लाइन है ऐसा, ठीक है, यहां से नीचे आता हुआ लाइन है ना। और ऐसा एंगल होगा कि अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं तो tan थीटा इक्वल टू 2/3 होना चाहिए। समझ गए आप लोग? पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी समझ गए, है ना। लेकिन बताएं क्या दुनिया में हर आने वाली लाइन स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है? अगर मैं आपको फ्रीडम दूं कि XY प्लेन बनाएं और एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो आप सीधी रेखा ही खींचेंगे। लेकिन आप कहूँ कोई भी एक लाइन बनाए तो आप लाइंस कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। आप हर तरह का कर्व ड्रॉ कर सकते हो, कोई सर्किल ड्रॉ करेगा, कोई एलिप्स ड्रॉ करेगा, या कोई तीसरा कर्व बनाएगा, है ना। तो हर कर्व का कोई नाम नहीं होता, है ना, ठीक है। हर कर्व का हम नाम नहीं जानते, ठीक है। हम कुछ स्पेशल कर्व के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन अलग चुक गया ना। अब अगर करते हैं कर्व लाइन, तो कर्व लाइन में बहुत तरह की लाइन हो सकती है ना। चलिए मैं बात करूं पहले सर्किल का, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं सर्किल है, चलिए सर्किल में लिखूं मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर सर्किल में मैं कहूं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो आप कहेंगे ये बना XY प्लेन, ठीक है, ये बना XY प्लेन, ये हुआ इसका सेंटर, ठीक है, ओरिजिन हुआ। और मैं कहूं इसी ओरिजिन को सेंटर मानता हुआ अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करें तो यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सर्किल ड्रॉ किया आपने, इस सर्किल पे अगर कोई पॉइंट चुने आप, तो ये एक पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y, ठीक है। कहेंगे देखिए यहां से अगर मैं ओरिजिन से या इसके सेंटर से दूरी बोलूं तो इसको आप कहेंगे इसका रेडियस, है ना। सर्किल में यही खास बात होती है ना कि सर्किल के पेरीमीटर पे आने वाले सारे पॉइंट्स अपने सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं। इसका मतलब अगर ये पॉइंट इसी सर्किल का पॉइंट है तो इसके सेंटर से ये दूरी r होनी चाहिए, है ना। कितनी होनी चाहिए? r, रेडियस के बराबर। तो आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है 0,0 होता है ना, और x, y है। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करें आप तो कैसे कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो इक्वेशन क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। ये आपका सर्किल का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये क्या है? तो कहेंगे इस सर्किल पे पेरीमीटर पे जितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स में कुछ अनोखी बात है। क्या अनोखी बात है? कि वो इस सर्किल पे आ रहे हैं, है ना। तो कहेंगे इनके पॉइंट्स में अनोखी बात ये है कि उनका x कोऑर्डिनेट और उनका y कोऑर्डिनेट के बीच में इस तरह का कोई इक्वेशन बनना चाहिए, ठीक है। जिस पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में इस तरह का संबंध बनेगा वही हमारा इस सर्किल के पॉइंट पे आ सकता है। बात समझ गए? तो इसे आप कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन क्या हर एक सर्किल जो हम बना सकते हैं वो ऐसे ही बन सकता है? नहीं ना। कोई सर्किल ऐसे भी तो बन सकता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे न हो, वो कोई अलग पॉइंट पे हो, ठीक है ना। लेकिन बाई डिस्टेंस तो हमारा ये भी रेडियस r ही होना चाहिए ना, राइट ना। हो सकता है कि ये सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो अल्फा कॉमा बीटा 2, 3, 5, 4, कुछ भी कर सकते हैं आप, नेगेटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। ये सर्किल का पेरीमीटर y को कट कर सकता है, x को भी कट कर सकता है, हमें नहीं पता। हम कहेंगे ऐसे कोई भी सर्किल जिसका सेंटर इस प्लेन पे लाई कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसका कैसे कहेंगे आप इक्वेशन? फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अगर कोई पॉइंट
जिसका कोऑर्डिनेट x, y है ना। तो यहां से दूरी फिर से r होनी चाहिए, तो कहेंगे स्क्वायर रूट, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आप कहेंगे x माइनस अल्फा काई स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा काई स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये हो गया क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो कहेंगे x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी वाले इक्वेशन में ये आपको एक जनरल सर्किल का इक्वेशन हो गया। समझ गए आप लोग, है ना, कि सर्किल ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ना। मैथमेटिक्स में आपके सर्किल पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे वो मेरे पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग हो सकता है ना। मैं आपको सिर्फ उतनी ही बात बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सर्किल स्ट्रेट लाइन को पहचान सकें कि कौन सा इक्वेशन सर्किल का है, कौन सा स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, अभी देखा लीनियर इक्वेशन है ना, मतलब x का पावर 1 y का पावर 1 में जो भी इक्वेशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। और अगर x का पावर 2 y का पावर 2 तो वो एक सर्किल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए x स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर भी आएगा, यहाँ भी y स्क्वायर आएगा। जब भी सर्किल का इक्वेशन होगा, अगर कोई भी इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन है तो वो x स्क्वायर और y स्क्वायर का साइन सेम होना चाहिए, उन दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, बात समझे। सर्किल बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो इक्वेशन सर्किल का है वो उस इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो इस तरह से आप सर्किल के इक्वेशन को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको पैराबोला कैसा होता है, देखिए आप पैराबोला है ना, पैराबोला भी बहुत तरह का हो सकता है ना, लेकिन हम लोग एक खास तरह के पैराबोला की बात करेंगे और उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल पैराबोला है। ठीक है, ये जो हमारा सिमेट्रिकल पैराबोला होगा, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, तो देखें अगर मैं कहूं ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, सिमेट्रिकल हो और वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, तो सिमेट्रिकल हो और वर्टेक्स ओरिजिन पे हो तो कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस तरह के आकार को हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, और यही इसका हो गया वर्टेक्स, यही आपका क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, आप चाहें तो एक और पैराबोला बना सकते हैं, एक और पैराबोला बना सकते हैं आप, कोई पैराबोला यूं भी कह सकते हैं, है ना, इस बार आपका ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो कहेंगे ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, जैसा ये पॉजिटिव y में दिख रहा है वैसा इमेज जैसा दिख रहा होगा आपको नेगेटिव y नेगेटिव x में, है ना, जैसा पॉजिटिव x में है वैसा ही नेगेटिव x में है। यहाँ कहेंगे जैसा पॉजिटिव y में है वैसा ही नेगेटिव y में, है ना, तो ये दोनों ही आपका सिमेट्रिकल पैराबोला है। ठीक है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल पैराबोला में एक खास तरह का लिखेंगे इक्वेशन, देख लेंगे आप, कहेंगे जिसके अबाउट वो सिमेट्रिकल है ना, उसका पावर 1। ठीक है, और जिसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है उसका पावर 2। ठीक है, तो y और x में इक्वल टू लिख करके अब यहाँ आप कोई भी कांस्टेंट लिख दें। ठीक है, तो y का पावर 1 k इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, ये आपका सिमेट्रिकल पैराबोला है, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस। अगर एक k पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा इसका, और अगर एक k नेगेटिव है तो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यह आप कहेंगे x के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब x का पावर 1 है ना, और कांस्टेंट k इंटू वाई का पावर 2। समझ गया आप, इसमें x इक्वल टू के वाई स्क्वायर है ना। आप देख सकते हैं ना कि y आप नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें x की वैल्यू बराबर आएगी, यहाँ आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें y की वैल्यू बराबर आएगी, है ना। तो देखिए सिर्फ पैराबोला ऐसे ही नहीं होता, पैराबोला बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग में आप इस बात को रखें कि पैराबोला
हम उसी को कहेंगे जो x और y में क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, हर पैराबोला का इक्वेशन में x और y में क्वाड्रेटिक यह संबंध होगा, उसी को हम पैराबोला इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी आप बेसिक याद कर रहे हैं तो सिंपल पैराबोला आप इन्हें बोल सकते हैं। ठीक, अभी आपको कोऑर्डिनेट में हालांकि और बहुत सारी चीजें हैं, हाइपरबोला है ना, आपका एलिप्स है, तो आपको मैं हल्का सा एलिप्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो आप कहेंगे एलिप्स, एलिप्स क्या है? तो कहेंगे एलिप्स को आप एग शेप्ड कह सकते हो। एग शेप्ड ये हुआ, ठीक है, ये जो एग शेप्ड हमारा है, इस एग शेप्ड में जो डायग्राम बन रहा है ये आपका एलिप्स कहलाता है। ठीक है, और एलिप्स का जो सबसे लंबा डायमीटर आप बोलना चाहेंगे, सबसे लंबी लाइन खींचेंगे, है ना, ठीक है, इसे कहा जाएगा 2a। इसका नाम है 2a का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे ये नाम इसका है सेमी मेजर एक्सिस। इसका नाम हो गया सेमी मेजर एक्सिस। और जो सबसे छोटी लाइन बन रही है ऊपर में, इसे आप कहेंगे 2b। ये आपका क्या है? तो ये आपका है 2b इज सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका सेमी मेजर एक्सिस, ये हो गया आपका सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर कोई भी एलिप्स इस तरह के आकार में होगा, उस एलिप्स का सेंटर अगर ओरिजिन पे होगा, तो इस तरह के एलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब भी आप फिजिक्स में कोई इस तरह का इक्वेशन देखें तो आपको इस तरह का एलिप्स समझना चाहिए। ठीक है, ये एलिप्स का सेंटर जो मैंने ओरिजिन पे कहा वो कहीं और भी हो सकता है, बस वही दिमाग लगाएं। अल्फा का बीटा अगर हो तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये एलिप्स है, ये सिमेट्रिकल एलिप्स है ना। इसका मेजर डायमीटर एक्स पे आ रहा है, माइनर डायमीटर वाई पे आ रहा है, या फिर मेजर वाई पे हो और माइनर एक्स पे हो, है। इसको हम लोग सिमेट्रिकल एलिप्स बोलते हैं, और उस सिमेट्रिकल एलिप्स का इस तरह का इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आपको हाइपरबोला। हाइपरबोला भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, है ना, लेकिन हम जिसकी बात करेंगे, जिसका हमें फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे बोलेंगे आप? तो कहेंगे ऐसा, आप फिर से बना लें, एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में, है ना, इस तरह का शेप, इस तरह का शेप। ठीक है, इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देख रहे होंगे ये लाइन यहां से नीचे आ रही है ना, ये लगातार नीचे आती जाएगी लेकिन इसको कट नहीं करेगी, है ना। तो लाइंस का किसी एक्सिस के पास आना लेकिन इंटरसेक्ट ना करना, ठीक है, और लगातार पास आते जाना, ये कहेंगे अप्रोचिंग टू एक्स बट नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स, है ना। इस तरह की चीजों को मैथमेटिक्स में कहा जाता है क्या? तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है एसिम्प्टोट। इनका नाम क्या है? एसिम्प्टोट इनका नाम है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का आकार जो होगा यहाँ और यहाँ, इसका इक्वेशन होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को चलो मैंने k मान लिया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है। तो आप देखे होंगे ये जो लाइंस हैं, इस लाइन के हर पॉइंट पे x और y दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, है। यहाँ देखें आप, x और y दोनों ही कैसा है? नेगेटिव है, तो फिर से मल्टीप्लिकेशन इसका पॉजिटिव आएगा, है। इसका मतलब ये लाइंस, ये दोनों ही लाइंस इसी इक्वेशन का हिस्सा है ना। और कब है? तो कहेंगे जब k हमारा पॉजिटिव हो, जब k हमारा पॉजिटिव हो तो ये दो लाइंस बनेगी, है ना। तो आप बताएं कि अगर k नेगेटिव हो तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ये बनेगा लाइन ऐसा और यहां से बनेगा ऐसा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारी बातें हैं,
है ना। लेकिन हम लोग बहुत सारी बातों की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतनी ही बात करनी है जिस छोटी से छोटी इस्तेमाल हमें फिजिक्स में आएगा। ठीक है, हमें फिजिक्स में ये पहचानने की जरूरत पड़ती है कि फला इक्वेशन दिया हुआ किस तरह का वेरिएशन है, वो लीनियर वेरिएशन है, एलिप्टिकल वेरिएशन है, या सर्कुलर बन रहा है डायग्राम, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। तो आप इक्वेशन को देख करके आप कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको ये बताया। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कंप्लीट नहीं किया मैंने आपको, है सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि किसी बेसिक इक्वेशन को देख करके आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में हमें इतने की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम कुछ अलजेब्रा की बात कर लें। अलजेब्रा आप लोग 10th वगैरह नहीं पढ़ चुके हैं, 9th नहीं पढ़ चुके हैं, तो उनको हल्का सा हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और एक या दो पॉइंट में उसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तो देखा जाए बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में आप लोग 9th 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं हल्का सा आपको क्विक रिवीजन देता हूं। आप कहेंगे कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। आप सबको पता होगा कि किसी भी इक्वेशन में x में जितने पावर होते हैं उस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका मतलब इसमें 2 सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब इसमें इस इक्वेशन को x के 2 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक है, और वैल्यूज क्या होती है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू जो होती है ये होती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a। ये होता है x के वो 2 वैल्यूज, एक प्लस के लिए और माइनस के लिए, पता है आपको ये। ठीक है, चलिए इतनी बात करें इसमें। और अगर मैं अलजेब्रा की थोड़ी सी और बात करूं जो शायद आपको पता ना हो, ध्यान दें, इसका भी हमें फिजिक्स वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, अपने काम की बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहला सीक्वेंस मैं लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, क्या कहेंगे एपी, आप कहेंगे अगर कोई भी सीरीज इस तरह का होगा, एक ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से होगा, तो आप कहेंगे ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है ना। तो ए आपका क्या हुआ, अभी फर्स्ट टर्म हुआ। इसमें क्या खास बात दिख रही है आपको, तो आप कहेंगे हर अगला टर्म अपने पिछले टर्म से d बड़ा है। इसका मतलब हर अगला टर्म पिछले टर्म के साथ डिफरेंस का रिजल्ट हर बार d दे रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि d जो है वो डिफरेंस हर 2 लगातार टर्म का कैसा है, तो आप कहेंगे कॉमन है ना। इसलिए a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर d कॉमन डिफरेंस है और a आपका फर्स्ट टर्म है, तो मैं बोलूंगा आपको कि आप बताएं कि इसका nth टर्म क्या होगा, nवां टर्म क्या होगा। तो आप कहेंगे पहले टर्म में d था नहीं, है ना, तो क्या था, ये a प्लस 0 इंटू डी। सेकेंड टर्म में क्या है, a प्लस 1d। थर्ड में क्या है, a प्लस 2d। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक वैल्यू छोटी आ रही है, d का कोफिशिएंट, है ना। तो इसका मतलब nth टर्म में क्या कहेंगे आप कहेंगे tn, nth टर्म कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका हो गया nth टर्म, nवां टर्म। ठीक है, अगर आप कहेंगे मैं कहूं सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, अगर मैं कहूं आपको कि ऐसे ऐसे n टर्म्स को मैं ऐड करूं, ठीक है, तो क्या आएगा, तो कहेंगे s इक्वल टू क्या आएगा। ठीक, तो आप कहेंगे दिख रहा होगा आपको a अगर n बार जोड़ा जाए तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, ये
Na हो जाएगी, ठीक है ना, ये Na हो जाएगी, है ना, और प्लस चूंकि D आप देख रहे होंगे एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है ना, तो कितना आना चाहिए ये, है, तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे तो फॉर्मूला आप याद रखें, क्या आएगा, n इंटू n-1/2 इंटू डी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, n टर्म्स का सम। तो इसमें चाहे तो आप n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका a या n/2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये n टर्म्स का सम का फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको आप, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक आदमी हर महीने अपने पैसे सेव करता है, ठीक है, और उसने अपनी सेविंग का कुछ ऐसा प्लान बनाया कि पहले महीने वो 100 रुपये सेव करेगा, उसका नेक्स्ट मंथ 120 रुपीज करेगा, उसका नेक्स्ट मंथ 140 करेगा, उसका नेक्स्ट मंथ 160 करेगा। तो क्या कर रहे हैं आप, हर अगले मंथ में पिछले मंथ से 20 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया ना उसने, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 20 रुपीज, और स्टार्ट किससे किया था 100 से, तो 100 हो गया आपका फर्स्ट टर्म, तो ए हो गया आपका 100, ए कितना हो गया आपका 100, डी कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे 20। अब मैं पूछता हूँ उसे बताएं कि वो पूरे एक साल में कितने पैसे सेविंग कर लेगा, एपी का सवाल हो गया, ए पुट करेंगे आप 100, एन पुट करेंगे 12 महीने, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12 है ना, और डी हो गया 20, आप बता सकते हैं कितने पैसे वो सेव करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एन टर्म्स का सम इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये मैंने दिखाया आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा होता है, देखिए आप AR स्क्वायर AR क्यूब, ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्या कहेंगे आप, हर अगला टर्म पिछले टर्म के साथ R मल्टीप्लाई किया हुआ है, जबकि वहां क्या था D ऐड किया हुआ था, इसमें क्या है मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं, एग्जांपल में 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, क्या देख रहे हैं आप, हर अगला टर्म पिछले वाले से डबल है ना। इसका मतलब हर दो लगातार टर्म का कितना रेशियो आ रहा है आपका, तो रेशियो आपका आ रहा है 2, है ना। तो इस बार कहेंगे रेशियो इज कॉमन, सो आर का नाम क्या हुआ, कॉमन रेशियो, ठीक है। और ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, है ना। तो अगर मैं कहूं आपसे इस तरह से, इस इक्वेशन में अगर मैं कहूं कि nth टर्म क्या होगा, nवां टर्म क्या होगा, है ना। देखिए आप a के साथ मल्टीप्लाइड 1 है, इसका मतलब a इंटू आर का पावर 0 है, a इंटू आर का पावर 1 है, थर्ड टर्म a आर का पावर 2 है, फोर्थ टर्म a आर का पावर 3 है। तो आप बताएं tn क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे a पावर में हमेशा एक छोटा है, तो a आर n-1, ये आपका हो गया कौन सा nth टर्म, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होंगे, है ना, जैसे वहां आपको दिखाया था मैंने कि n टर्म्स का एडिशन, तो यहां n टर्म्स का एडिशन क्या होगा, तो n टर्म्स का एडिशन का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू a ऑफ r टू द पावर n-1 बाई r-1, ठीक है। हो सकता है ये r1 से बड़ा हो सकता है ये r1 से छोटा हो, तो अगर r1 से बड़ा है तो ऐसे लिख दें आप, अगर r1 से छोटा है तो उल्टा कर ले 1 माइनस आर, यहां भी कर ले 1 माइनस आर, ठीक है। इसी जीपी में अगर मैं एक खास चीज ऐड करूं, ठीक है, और आपको कहूं इनफाइनाइट जीपी, लेकिन कैसा, तो कहूं इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, घटता हुआ जीपी, ठीक है। बात समझे, जैसे कि मैं कहूं
1, 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो। क्या दिख रहा है आपको? हर अगला टर्म पिछले टर्म्स के साथ 1/3 है, एक घटता हुआ जीपी है ना, और इसका कोई अंत नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। तो कोई चीज लगातार घटती हुई जाएगी तो कहां तक जा सकती है? आप कहेंगे वो जा सकती है कहां तक? 0 तक जा सकती है घटती हुई ना। तो इसका अगर मैं पूछूं nth टर्म कैसा होगा तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। अगर मैं कहूं इन सब का सम क्या होगा, 20 टर्म कितना सम होगा तो ये होगा, 30 टर्म का कितना सम होगा तो ये होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 0 तक जाने में जितने टर्म आ सकते हैं सबको ऐड कर लो, है ना, तो क्या रिजल्ट होगा? तो आप कहेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सारे टर्म्स को ऐड कर लिया जाए, है ना। तो आपका इसका फॉर्मूला होता क्या? a by 1 minus r, ये फॉर्मूला होता है इसका, a of 1 minus r। ठीक है, बात समझ गए आप लोग कि इनफाइनाइट टर्म का ये फॉर्मूला हो गया आपका, सारे टर्म को ऐड करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हालांकि और भी इसमें एक सीरीज हमारा है, ये क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया आपका HP। इसका लिखेंगे आप HP लिखेंगे इसको आप, ठीक है। और HP कैसा होता है? तो आप कहेंगे 1/a, 1/a plus d, 1/a plus 2d एंड सो ऑन। मतलब सिंपल, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन्वर्स कर दें, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो आप इन्वर्स कर देंगे वही आपका क्या हो जाएगा? हार्मोनिक सीरीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो मैंने आपको सीरीज दिखाई, इन सीरीज का स्टैंडर्ड 3 हमारा हुआ क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन इन सब के अलावे भी कोई सीरीज संभव है जिनका हमें फिजिक्स में इस्तेमाल आता है। अभी हम लोगों ने जो AP, GP और HP का देखा प्रोग्रेशन, इन सब के अलावे भी कुछ प्रोग्रेशन है जो फिजिक्स वगैरह में इस्तेमाल आते हैं। कुछ स्पेशल सीरीज से कह सकते हैं आप, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊं आपको 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम n टर्म्स लिखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि AP है ना, और अगर AP है ना, तो कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे अगर AP है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n मान लें आप। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है ना। लेकिन इस तरह के सीरीज में जो सम का रिजल्ट होता है ना, अप टू n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला आपको याद करना है, वो याद करना है n × n+1/2, यही इसका सम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये टर्म का सम देख लिया आपने, है। एक और सीरीज याद रखें, काम आएगा बहुत। 1² + 2² + 3² + 4², ये भी आपका n टर्म्स तक का है। आप देखिए इसको आप भले ही AP के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसे आप GP नहीं बोल सकते, ये अलग ही संबंध हो गया अपना, है ना। इसके लिए फॉर्मूला होता है n टर्म्स का सम = n × n+1 × 2n+1 / 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो 3 सीरीज के साथ इन 2 सीरीज का फॉर्मूला भी आप याद रखें, चाहे तो एक अलग कॉपी में इनको लिख लें आप, ताकि इस टाइम पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, अब अगर हम इससे और आगे बढ़ें तो हम लोग सीरीज की बात कर लिए। ठीक है, ये हमें फिजिक्स में आवश्यकता पड़ती है इन चीज़ों की। हम इसके अलावे भी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ अलजेब्रा में और देख ली जाए, है ना, जिसे आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा फिजिक्स में। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, इसे कहा जाता है बाइनोमियल
अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। हालांकि बायनोमियल एक्सपेंशन एक चैप्टर ही पढ़ते हैं आप मैथमेटिक्स में, मैं आपको सिंपल एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ जो हम लोग को फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है, ठीक है। रूल क्या देखें आप, तो 1 प्लस एक्स का पावर n, ठीक है। 1 प्लस एक्स का पावर n, जब भी ऐसा हो तो आप इसको 1 प्लस n इंटू एक्स लिख सकते हैं, लेकिन तभी करना इसको आप अगर आप ये श्योर हो कि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। हर समय इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, है ना। ये तो 1 होना चाहिए और ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं 2 प्लस एक्स लिखूंगा, इसका पावर n लिखूंगा और इसको लिख दूंगा 1 2 प्लस एन एक्स, है ना, तो फिर आप यहाँ पे गलत हो, ये नहीं होगा, ठीक है। सही काम क्या होगा इसका, ये आपका काम गलत हो गया। सही कैसे करना होगा, तो आप कहेंगे 2 प्लस एक्स का पावर n। सबसे पहले आप 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 का पावर n बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर n, ठीक है। अब ये इसके जैसा हो गया। आप कंफर्म जानते हैं कि x की वैल्यू अगर हमारी 1 से बहुत छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है ना, तो आप लिख देंगे इसको 2 का पावर n ऑफ 1 प्लस n इंटू एक्स बाई 2। ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका गलत है और ये सही है, ठीक है। तो अलजेब्रा में इतनी चीजों का आपको इस्तेमाल आएगा। फिजिक्स में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक बात की है ना, जो हमें फिजिक्स में इस्तेमाल आने वाली है। लेकिन इन सब से बहुत ज्यादा, बहुत वाइड एप्लीकेशन में जो चीज इस्तेमाल होने वाली है वो है कैलकुलस, ठीक है। और वो कैलकुलस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि पूरी फिजिक्स वो कैलकुलस के बेस पे ही समझते हैं हम लोग, है ना। हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना, वो समझो आप कि कैलकुलस वर्जन ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना। वो समझने में आसानी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।